बीजेपी की किसी मीटिंग में सुनते हैं कि ये नारा देते हैं कि बीजेपी जो है 2047 तक अब सत्ता में रहेगी। अपनी पोस्ट आप 2022 से लेकर 2047 तक ढूंढते हो। युवाओं को जब नौकरी देने की बात आती हो तो उनको क्या सपना दिखाते हो? 4 साल की नौकरी। मोदी जी का एक तो बड़ी चर्चित आपकी वॉशिंग मशीन है, क्योंकि पहले होता था कि एक एलजी वगैरह जहाँ गोदरेज वगैरह की वॉशिंग मशीनें सुनी थी हमने जब हम पढ़ते थे, लेकिन आजकल बड़ी चर्चित एक भाजपा की वॉशिंग मशीन है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है कि जो भी करप्शन में लिप्त है वो भाजपा में शामिल हो जाओ। तो आज भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालो उसको, तो कल वो बिल्कुल क्लियर होके और क्लीन होके आपके सामने आ जाएगा। मैं किसान भाइयों से ही पूछना चाहता हूं, किसान भाई ही कमेंट करें इसमें, ये भाजपा के अंधभक्त और चमचे मत कमेंट करें। कि अगर कोई सही में किसान है वही कमेंट करे कि उसकी आमदन डबल हुई। क्या डीजल का रेट बढ़ा के किसान की आमदन डबल की आपने? वो तो उसका खर्चा डबल हुआ। और खाद का रेट आपने बढ़ा दिया, क्या खाद का रेट बढ़ाने से किसान की आमदन डबल हुई? किसान की आमदन कौन से कैलकुलेटर से डबल किया आपने? क्यों? क्योंकि हमने जो मोदी जी का चश्मा नहीं डाला हुआ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसी एक पार्टी का चश्मा डाल के नहीं देखते किसी को। अगर और मैं ये भी सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपने चमचागिरी करनी भी हो मोदी की तो किसी के सत्याग्रह में ना करें, बीजेपी के ऑफिस में करें। वहाँ पे आपको एक अच्छा वो कोई पोस्ट भी मिल सकता है। अगर इस चीज़ से ये तय किया जाएगा कि तिरंगा लगाने वाला हिंदुस्तानी है, तो ये तालिब हुसैन भी तो आपकी पार्टी से निकला, ये भी तो तिरंगा पकड़ के घुमाता होगा आपकी पार्टी में। आप मेरे से 500 रुपया ले लो, मैं 500 रुपया आपको दूंगा, लेकिन हर घर में रोजगार दो, हर घर से 500 रुपया दिलाऊंगा। आप 20-20 रुपये ले रहे हो ना, हर घर तिरंगा तो पहुंचाइए, लेकिन हर घर रोजगार कब पहुंचाओगे? तो कुछ पार्षद या कुछ लोग आपके कहते हैं अब शहर में विकास हो रहा है, दूसरी ओर आप सुनोगे कुछ पार्षद और कुछ लोग कहेंगे शहर में विनाश हो रहा है। अब बताओ कि जनता सुने तो सुने किसकी, कि विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? हम तो नहीं कहते, ये आप ही के लोग कहते हैं, जिन्होंने पैदा होने वाले बच्चे पे टैक्स लगा दिया और जो मरने वाला सामान था, मरने के बाद क्रियाक्रम का सामान था, उस पे जीएसटी लगा दिया। जमने से पैदा होने से लेके मरने तक आपने लोगों पे टैक्स थोप दिए। आपको तानाशाना कहें तो क्या कहें, मेरे को बताओ। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कठुआ हलचल में। कैमरामैन आदित्य के साथ में आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा। कठुआ हलचल की टीम रोजाना इंटरव्यू कर रही है और जितने भी युवा नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे रूबरू करवा रही है और जान रही है कि उनके विचार क्या है। आज कठुआ हलचल की टीम आपको मिलाने जा रही है एक ऐसे युवा नेता से जो अभी के नेता नहीं है, पुराने नेता रह चुके हैं। कॉलेज की अगर बात करें तो कॉलेज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एनएसयूआई के प्रधान भी रह चुके हैं और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विशु अंडोत्रा की और इस वक्त हमारे साथ है। विशु जी, स्वागत है पहले तो आपका कठुआ हलचल में। धन्यवाद उत्तीर्ण जी। विशु जी, युवा नेता है, हर बात जो है उठाते हैं, प्रदर्शन करते नज़र आते हैं, पर देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से विशु अंडोत्रा एक ऐसे इकलौते शख्स है, ऐसे नेता है कांग्रेस पार्टी के जो आवाज़ तो उठा रहे हैं, परंतु वो उनके अंदर कोई एक अलग सा ही जो है वो एग्रेशन तक आ जाता है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्रेशन तो इस समय पूरे देश में है। ये विशु अंडोत्रा में अग्रेशन नहीं है, पूरे देश को अगर आप देख लो, युवाओं को देख लो, किसी को भी देख लो, ये जो सरकार की नीतियाँ चल रही हैं देश जनता के विरोध में, उनके खिलाफ अग्रेशन हर जगह पे है। चाहे वो आप संसद में देख लो, चाहे आप संसद के बाहर देख लो, ये अग्रेशन आपको हर जगह मिलेगा। रही बात जिस इशू पे आपने मेरे को पूछा कि अग्रेशन क्यों है, कल आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का एक सत्याग्रह चल रहा था जिसमें एक बुज़ुर्ग आते हैं जो मोदी के नारे लगाते हैं। वो मोदी भक्त ही, मैं उनको कहूँगा कि मोदी जी के भक्त ही होंगे, क्योंकि इस समय देश में मोदी जी के नारे लगाने वाले ना तो युवा रहे हैं, ना तो देश की महिलाएं रही हैं। हर और यहाँ भी जाओगे आप मोदी के खिलाफ ही नारे दिखेंगे, मोदी के हक में कोई नारे नहीं दिखेंगे। उसके पीछे तथ्य हैं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि पिछले दिनों युवाओं ने नारे लगाए थे मोदी के, लेकिन आज युवाओं को क्या मिला? अग्निवीर के नाम पे 4 साल की नौकरी। ये कारण है कि आज मोदी जी के नारे नहीं लग रहे, और जो लगा रहे हैं उनको हम अंधभक्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो मोदी जी का चश्मा नहीं डाला हुआ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसी एक पार्टी का चश्मा डाल के नहीं देखते किसी को। अगर
उन्होंने लगाए नारे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि एग्रेशन में उनके आगे वो चलो वो कह रहे डेमोक्रेटिक कंट्री, अपना हक है जिस भी पार्टी को, हमने किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, पर वो अगर कह रहे थे तो मतलब एकदम एग्रेशन से गए। सोशल मीडिया पे तो ये तक कमेंट आ गए कि विशु जी जो है क्या पता बल का प्रयोग ना करे एक बुजुर्ग आदमी पर, इस तरह से जो मतलब ये सोशल मीडिया के कमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे संस्कार हमारी पार्टी ने दिए ही नहीं है कि हम बुज़ुर्गों का अपमान करें। वो जो संस्कार हैं वो भाजपा के ही हैं। उसका मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ कि आपने देखा कि अडवाणी जी पास से निकल जाते हैं, मोदी जी उनको देखते नहीं हैं। ये जो संस्कार हैं बुज़ुर्गों का अपमान करने का, ये उन्हीं की पार्टी का है। और ये भी हकीकत है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये जो खुद हरकतें करते हैं, उसी को दूसरा जब करे तो कहते हैं कि ये गलत है। इन्होंने अगर अपमान किया अडवाणी जी का, चाहे जोशी जी का, चाहे जो भी इनके सीनियर लीडर्स रहे हैं, वो पूरे देश ने देखा है। रही बात कल के बुजुर्ग जी की, मैं उनकी भी ये बात कहना चाहता हूँ, जिनको ये चाचू जी कह रहे हैं मीडिया पे, उन चाचू जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था, जिन शब्दों का, जिन गालियों का उन्होंने प्रयोग किया था, वहाँ पे गुस्सा आना स्वाभाविक था सभी के लिए। हर इंसान को गुस्सा आता, क्योंकि गाली कोई नहीं सुनता। ये दूसरी ओर बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के नाम पे गालियाँ वहाँ पे निकाली गई। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक बुज़ुर्ग और एक मैच्योर ने, जो कोई भी बुज़ुर्ग हो, वो इस प्रकार की गालियों का इस्तेमाल करे और बाद में मोदी मोदी के नारे लगाए। और जब उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए तो मैं ये पक्का मान लिया कि ये भाजपा वालों ने ही इनको गालियां सिखा के भेजा है। ये संस्कार पक्का भाजपा के ही हैं, मेरे को पूरा विश्वास हो गया। इसलिए मेरे में थोड़ा सा अग्रेशन आ गया था उस बात को लेकर। करने क्या गए उस वक्त, करने क्या गए थे उस वक्त? मैं उनको, जो उन्होंने अंधभक्ति का चश्मा लगाया हुआ था मोदी मोदी का, वो उतारने गया था। क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आप, हाँ, ईडी से आपको क्यों डर लग रहा है, आप सामने आओ, अगर आपने कुछ नहीं किया तो सामने आओ। वो मैं गालियां नहीं निकालना चाहता, लेकिन उन्होंने गालियों में बोला था कि सामने आओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अंधभक्ति का चश्मा लगाया हुआ है, इसलिए आपको ये नहीं दिख रहा कि क्या देश में हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तो आपने जो चश्मा पहनना था, जहां वो मोदी जी का चश्मा है, जहां आपके चश्मे का जो नंबर था वो कम हो गया है। हो सकता है कभी कभी हो जाता है, लेकिन आप ठीक करवा लो उसको, वो देश के लिए भी बेटर होगा और आपके जो युवा हैं हमारे देश के, उनके लिए, हमारे राज्य के युवाओं के लिए भी अच्छा होगा। कि आपने कहा कि सामने नहीं आ रहे, पूरे नेशनल मीडिया पे सुबह से लेके शाम तक यही बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी जी से ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है। क्या सोनिया गांधी जी ईडी के दफ्तर में बैठी है तो वो सामने नहीं है? क्या उन बुज़ुर्ग को ये लग रहा है कि सोनिया गांधी जी कहीं छुपी हुई है? अगर छुपे हुए हैं तो वो ललित मोदी होंगे, वो नीरव मोदी होंगे, और पता नहीं कौन कौन से मोदी हैं देश में जो छुपे होंगे। जो कई मोदी तो यहाँ से पैसे लेके जो घोटाले करके भागे हैं, और कई युवाओं को लूट के भागने की तैयारी में हैं, वो भागे होंगे। जो हमारी नेता है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, डट के ईडी के ऑफिस में बैठ के आंखों में आंखें डाल के पूरा मुकाबला किया, और चाहे हमारी मैडम सोनिया गांधी हो, वो सामने ही बैठी थी। वो बुजुर्ग जी की गलती है कि उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया दिल्ली जाने का, और वो ईडी के ऑफिस में जाके देख सकें कि वो सामने बैठी है या ना बैठी है। इसीलिए वो कह रहे थे कि सामने आओ, सामने आओ। और किसके सामने आना है? ईडी ने बुलाया था, ईडी के सामने थे। इसमें ये तो सवाल ही नहीं बनता था कि सामने आओ। कब आ गई मैडम सोनिया गांधी, कब आ गया राहुल गांधी जी? पूरा जवाब दिया ईडी को। ईडी वाले बता दें अगर नहीं मैडम उनके सामने पेश हो रही, जहाँ राहुल गांधी जी पेश नहीं हो रहे। हम सच्चे हैं, अपनी जगह सत्य पर लड़ रहे हैं, हमें किस चीज़ का डर है? हम सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में इन्होंने खलन डालना था क्योंकि इन्होंने चश्मा डाला हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सवाल किया कि मैडम सामने नहीं पेश हो रही, वो तो मैंने दे दिया जवाब कि वो ईडी के समक्ष पेश थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। वो आपने चश्मा डाला था उसका मोदी भक्ति का, तो वो आपको नहीं दिखेगा, स्वाभाविक है। जो इन्होंने मोदी का वो चमचागिरी करनी है वो यही कहेंगे। और मैं ये भी सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपने चमचागिरी करनी भी हो मोदी की, तो किसी के सत्याग्रह में ना करें, बीजेपी के ऑफिस में करें। वहाँ पर आपको एक अच्छा वो कोई पोस्ट भी मिल सकती है, और हो सकता है चुनाव में टिकट भी मिल जाए बीजेपी के ऑफिस में, अगर आप चमचागिरी करो बीजेपी की। और रही बात, हो सकता है बच्चों को नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि पिछले दिनों भाजपा वालों ने एक वैकेंसी भी निकाली थी कोई, कि जो हमारे युवा हैं वो बीजेपी के ऑफिस में नौकरी कर ले। तो वो मैं कहता हूँ कि ये जो बुजुर्ग आए थे, अगर इनको चाहिए कोई नौकरी बच्चों के लिए, तो वो वहाँ चले जाएं। हमारी स्टेट के जो युवा हैं वो बीजेपी के ऑफिस में नौकरी नहीं करेंगे। वो करेंगे तो वो जो देश के लिए वो रेगुलर पॉलिसीज़ बनाई थी गवर्नमेंट ने आर्मी में, और जिसमें पूरी कैंटीन की फैसिलिटी थी, पूरी मेडिकल की फैसिलिटी थी, और उनके पूरे परिवार को सिक्योर किया गया था, उसमें जाएंगे हमारे देश के युवा। ये जो भाजपा की चौकीदारी करनी है, ये हमारे युवाओं ने नहीं करनी है, इसलिए हमारे में रोष था। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ
आप आए हो, आप कहते हो कि ये बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा से, तालिब हुसैन कौन है? तालिब हुसैन पे क्यों नहीं प्रश्न पूछा जाता कि ये जो तालिब हुसैन पकड़ा गया एक मिलिटेंट था, बिल्कुल आतंकवादी, ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट सबको बांटते हैं, लेकिन आतंकवादी इनकी पार्टी में रहा। और जब उसको पकड़ा गया और वो ग्रामीणों को द्वारा पकड़ा गया, हो सकता है अगर ग्रामीण ना पकड़ते तो तालिब हुसैन बाहर ना आता, क्योंकि हो सकता है इनकी प्रोटेक्शन में वो रहता हो। ये तो ग्रामीणों की हिम्मत ही, मैं उनको दाव देना चाहता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के उन ग्रामीणों को कि जिन्होंने पकड़ा और हिम्मत रख के उसको पूरा एक्सपोज किया, और भाजपा को भी एक्सपोज किया कि भाजपा है जो किसके साथ है, जो कहती है मैं युवाओं के साथ हूँ, मैं महिलाओं के साथ हूँ, आप किसी के साथ नहीं हो, आप हो तो आतंकवादियों के साथ हो। वो आपका रिश्ता तालिब हुसैन से और रियाज अहमद से प्रूफ हो गया। राजस्थान में अगर रियाज अहमद पकड़ा गया वो भाजपा का निकला, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तालिब हुसैन पकड़ा गया वो आपकी पार्टी से निकला। इस पे आप कब प्रश्न पूछोगे? अग्निवीर आपने लाई। मैं कहता हूँ कि जब आप बोलते हो कि जब भी हम जाते हैं बीजेपी की किसी मीटिंग में सुनते हैं कि ये नारा देते हैं कि बीजेपी जो है 2047 तक अब सत्ता में रहेगी। अपनी पोस्ट आप 2022 से लेकर 2047 तक ढूंढते हो। युवाओं को जब नौकरी देने की बात आती हो तो उनको क्या सपना दिखाते हो? 4 साल की नौकरी। अपना विज़न 2047 का, और युवाओं को जो आप विज़न दिखाओगे वो 4 साल की नौकरी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, इसमें सब कुछ सुविधाएं। आप क्यों नहीं 4 साल में रिटायर हो जाते? आप छोड़ दो ना 4 साल में राजनीति। आपके एमपी दे देना रिज़ाइन 4 साल के बाद, क्यों नहीं देते? आपके एमएलए दे दे रिज़ाइन, तब तो आपको 2047 दिखता है कि हम 2047 तक सत्ता में रहेंगे। ये युवाओं को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो। युवा तो समझ गया है, लेकिन जो बचा खुचा रहा हुआ है वो भी समझा लेंगे हम। और हमें ये ना दिखाया जाए कि हम कांग्रेस को डिस्टर्ब करेंगे या इनको दबाएंगे। कांग्रेस दबने वाली नहीं है। ऐसे सत्याग्रह अब और बढ़ते जाएंगे। और ये जो आपकी बौखलाहट कल दिखी थी, ये आने वाले समय में स्वाभाविक है कि आपकी बौखलाहट और होगी, और हम आपकी बौखलाहट का जो जवाब है वो देने के लिए तैयार हैं। अब विशु एक बात पूछना चाहूँगा, चलो आपने बता दी कि हमें भी ऐसा लग रहा था पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पुलिस नहीं आती बीच में, शायद पुलिस आई तो पुलिस ने थोड़ा सा रोका। अब जिस तरह एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा, एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है, जो लोग भी कह रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान जो है उस पर बात की जा रही है। लोग सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20-20 रुपये हमसे लिए जा रहे हैं। तो ऐसे तो सब सपोर्ट करें कि भाई हमारे भारत देश के झंडे की बात है, लहराएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी अपने घरों के ऊपर लहराते हैं, परंतु ये 20-20 रुपये ले रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? संभाव्य मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोगों का आज हम कहाँ रह रहे हैं? आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हम किसी गुलाम कंट्री में नहीं है। ये लोगों का राइट है कि वो चाहे तो तिरंगा लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। वो उनकी सोच है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो आज़ाद इंडिपेंडेंट हैं। और वो ये नहीं है कि तिरंगा नहीं लगाएंगे तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, या जो तिरंगा लगाएगा वही हिंदुस्तानी है। अगर इस चीज़ से ये तय किया जाएगा कि तिरंगा लगाने वाला हिंदुस्तानी है, तो ये तालिब हुसैन भी तो आपकी पार्टी से निकला, ये भी तो तिरंगा पकड़ के घुमाता होगा आपकी पार्टी में। क्या हम इसको हिंदुस्तानी कह दें और अपने जो नहीं लगाएंगे उनको ये कह दें कि ये हिंदुस्तानी नहीं है? और रही बात 20-20 रुपये लेने की, आपने इतने फ़ंड निकाले, इतना कुछ निकालते हो तो एक फ़ंड इसके लिए भी निकाल देते ना। क्यों? देश के लिए आप जब आते हो तब तो आप देश हित की बातें करके देश के लिए ये कर देंगे, देश के लिए वो कर देंगे, लेकिन आज अगर आपको एक तिरंगा लगाना पड़ रहा है हर घर में तो वो भी 20 रुपये मांग रहे हो। मैं आपकी बात से सहमत हो जाता हूँ, हम 20 रुपये देने के लिए भी तैयार हैं और मैं आपकी बात का समर्थन भी करूँगा अपने मोहल्ले में। लेकिन मेरा एक सवाल है, उसका भी जवाब दो, क्योंकि हमें भी तो प्रश्न पूछने का अधिकार है। ये नहीं है कि आप जो थोपोगे हम अपने पर थोपने देंगे आपको। मैं कहता हूँ कि आपने बात की थी हर घर रोज़गार की। आप मेरे से 500 रुपया ले लो, मैं 500 रुपया आपको दूंगा, लेकिन हर घर में रोज़गार दो। हर घर से 500 रुपया दिलाऊंगा। आप 20-20 रुपये ले रहे हो ना, हर घर तिरंगा तो पहुंचाइए, लेकिन हर घर रोज़गार कब पहुंचाओगे? क्योंकि जब किसी के घर में रोज़गार जाएगा उस घर में खुशियां होगी, उस घर के परिवार का जो इस समय महंगाई की मार से दबे हुए हैं उसमें निकलने में उसकी मदद होगी। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर घर तिरंगा पहुँचाइए, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन आप हर घर में रोज़गार कब पहुँचाएँगे, इस सवाल का जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिस तरह केंद्र सरकार की बात की जाती है साफ तौर पर कि जब से हमारी सरकार आई है तो काफ़ी हद तक जो है हमने करप्शन को जो है वो ख़त्म कर दिया है। करप्शन को जब से भाजपा सरकार आई है, करप्शन को ख़त्म नहीं किया गया, करप्शन को चरम पे पहुंचा दिया गया है। पहले करप्शन होती थी, अब करप्शन चरम पे है। इससे ऊपर करप्शन नहीं जा सकती जो भाजपा सरकार में है।
मेरे को बताओ, 20 रुपये में नकल मिलती थी, उसके लिए 500 रुपया देना पड़ रहा है। आपके जो एसआई थे, एसआईयों की जो भर्ती हुई जम्मू में, उसमें रविंदर रैना भाजपा का खुद मानता है कि एक एमएलसी का कोई ड्राइवर या पता नहीं कौन वो इस घोटाले में शामिल है। आप खुद अपने मुंह से मान रहे हो कि करप्शन जो है चरम पे है, और आपके कुछ नेता कहते हैं कि करप्शन ख़त्म होगी। ये दोगली बातें करना आप कब छोड़ोगे? कब इस दोगली बातों से बाहर आओगे? कुछ लोग आपके कुछ कहते हैं, कुछ लोग जब आप विकास करते हो तो कुछ पार्षद या कुछ लोग आपके कहते हैं अब शहर में विकास हो रहा है, दूसरी ओर आप सुनोगे कुछ पार्षद और कुछ लोग कहेंगे शहर में विनाश हो रहा है। अब बताओ कि जनता सुने तो सुने किसकी, कि विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? हम तो नहीं कहते, ये आप ही के लोग कहते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कुछ वार्डों में ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहे, और कुछ वार्डों में कहा जा रहा है कि विकास की लहरें बहाई जा रही हैं। और विकास की बात करनी हो तो मेरी तरफ से तो ये है कि आज शुक्र है कि आज मैं उस दिन आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि बारिश आई थी, और बारिश की वजह से जो ये हमारा नेशनल हाईवे है हटली मोड़ वाला, आपने अगर विकास रियलिटी में देखना हो और जनता ने सच में विकास देखना हो, उस हाईवे की तस्वीर को देख लो और विकास आपको वहीं दिख जाएगा कि विकास है या विनाश है। उसका फैसला जनता खुद ही कर लेगी। बिल्कुल, टोल लगाना ज़रूरी है। टोल मैं ये तो कह रहा हूँ कि हमें दिया क्या है इन्होंने, भाजपा वालों ने जब से ये सत्ता में आए हैं, ये भाजपा का जो चश्मा इन्होंने पहना हुआ है और जो अंधभक्ति इनमें बैठी हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब युवा तो अंधभक्त रहे ही नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो अंधभक्त क्यों बनेंगे? वो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको अंधभक्ति नहीं चाहिए, उनको भक्ति नहीं करनी है किसी की, उनको चमचागिरी नहीं करनी है, उन्होंने कोई टिकट नहीं लेनी है एमएलए की, कोई टिकट नहीं लेनी है एमपी की। वो मांग रहे हैं अपने लिए रोजगार, वो मांग रहे हैं अपना हक, और वो उनका राइट बनता है। हम चाहते हैं कि उनको दो, उनको राइट है उनका। लेकिन जब इनसे कोई भी सवाल इस तरह का पूछा जाता है तो वहाँ पे एक ही बात आएगी, मोदी 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 मोदी। जवाब नहीं आएगा, मोदी मोदी। जैसे आपने कल देखा, सोनिया गांधी हमारी मैडम ईडी के समक्ष पेश हुई हैं, वो कहते सामने आओ। किसके सामने आओ भाई, मेरे को बताओ ना, किसके सामने आओ? वो तो आई हुई है। रही बात एक बात की, मैं कहता हूँ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही क्यों सड़कों पे हैं, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। आपने 2G घोटाला, 2G स्कैम में कांग्रेस को बदनाम किया, लेकिन आप मेरे को एक भी भाजपा का नेता मीडिया में आके ये बता दे 2G घोटाला में जो कोर्ट ने फैसला दिया, क्या दिया? क्लीन चिट दे दी। संजय निरुपम जी से विनोद राय जी ने माफ़ी मांगी, जो CAG के वो अधिकारी थे, क्यों माफ़ी मांगी? और बिना शर्त के माफ़ी मांगी। अगर आप सच्चे हो, अगर आपने बदनाम नहीं करते हो, फिर उसके बाद कोल घोटाला हुआ, मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट मिल गई। अगर नहीं मिली तो आप आके बता दो मीडिया में। जब आप बदनाम करने की राजनीति करोगे और आज फिर हमारे जो कांग्रेस पार्टी के मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी है, उनको आप बदनाम करने की कोशिश करोगे तो हम बर्दाश्त कैसे कर लें? जहाँ तो आप 2G में सज़ा करवा के दिखाते, या कोल घोटाले में सज़ा करवा के दिखाते, या राहुल गांधी जी से 5 दिन पूछताछ की पकड़ के बता देते। जबकि आपको सिर्फ बदनाम करना है। लास्ट में जब कोर्ट से फैसला आता है तो वो बंदा बरी हुआ निकलता है, जिस पे भाजपा इल्ज़ाम लगाती है। एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कांग्रेस पार्टी पे। तमाम हम ये देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि कांग्रेस पार्टी मतलब बोलते हैं कि सोए सोए आते हैं, प्रदर्शन करके चले जाते हैं, कोई उनकी बात सुनी नहीं जाती है। मतलब इतना, मतलब अभी तो एग्रेशन दिख रहा है, चलो मान लेते हैं विशु डोत्रा उनके साथ कुछ और कार्यकर्ता करे, परंतु इतने मुद्दों पर अब कांग्रेस पार्टी आवाज़ ही नहीं उठाती है। शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी जो है थोड़ा सा दबना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में आवाज़ उठा रही है इस समय। ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस संसद के अंदर भी आप देखो कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, और संसद के बाहर भी देखो आप कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। रही बात, अगर इनको लगता है कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर है या इतनी वो है, तो अपने ये जो अधिकारी हैं पुलिस के, इनको क्यों आगे कर देते हो? क्यों पुलिस को भेज देते हो? क्यों अपने अंधभक्तों को भेज देते हो? क्यों कांग्रेस से डर लगता है इसीलिए भेजते हो? क्यों आपको दिन में और रात में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के सपने आते हैं? क्योंकि कांग्रेस आपकी सत्ता को हटाने वाली है, आपको सत्ता से निकालने वाली है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हर चीज़ का विरोध किया, जो इन्होंने देश के विरुद्ध नीतियां लाई, चाहे वो किसानों का समर्थन हो, कांग्रेस ने किया, खुल के किया। और ये लोग कांग्रेस की आमदन दुगनी कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं किसान भाइयों से ही पूछना चाहता हूँ, किसान भाई ही कमेंट करें इसमें, ये भाजपा के अंधभक्त और चमचे मत कमेंट करें। कि अगर कोई सही में किसान है वही कमेंट करे कि उसकी आमदन डबल हुई। क्या डीजल का रेट बढ़ा के किसान की आमदन डबल की आपने? वो तो उसका खर्चा डबल हुआ। और खाद का रेट आपने बढ़ा दिया,
क्या खाद का रेट बढ़ाने से किसान की आमदन डबल हुई? किसान की आमदन कौन से कैलकुलेटर से डबल किया आपने? वो एक अंधभक्ति वाला कैलकुलेटर भी दिखा दो हमें मोदी जी का। एक तो बड़ी चर्चित आपकी वॉशिंग मशीन है, क्योंकि पहले होता था कि एक LG वगैरह जहाँ गोदरेज वगैरह की वॉशिंग मशीनें सुनी थी हमने जब हम पढ़ते थे, लेकिन आजकल बड़ी चर्चित एक भाजपा की वॉशिंग मशीन है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है कि जो भी करप्शन में लिप्त है वो भाजपा में शामिल हो जाओ। तो आज भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालो उसको, तो कल वो बिल्कुल क्लियर होके और क्लीन होके आपके सामने आ जाएगा। उसके सारे मुकदमे ख़त्म, उसके सारे स्कैम ख़त्म, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा बटन इन्होंने वॉशिंग मशीन में फिट किया। काफ़ी चर्चित वॉशिंग मशीन है, गारंटी पता नहीं उसकी कितनी है कि ना जाने कब वो पार्टी छोड़े और कब फिर से उस पर मुकदमे थोप दिए जाएँ। उस वॉशिंग मशीन की गारंटी का कोई नहीं है, हो सकता है चाइनीज़ माल हो, लेकिन राम जाने जो भी होगा वो इनकी वॉशिंग मशीन काफ़ी चर्चित है, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, हाँ, आप कह रहे हैं। और दूसरी ओर ये देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्होंने देश को बहुत ज़्यादा गुमराह किया हुआ है, और कांग्रेस पार्टी देश में तब तक लड़ती रहेगी जब तक देश का एक एक बच्चा इनके जो बिछाए हुए जाल से बाहर नहीं आ जाएगा। क्योंकि आज हमारा देश श्रीलंका की देश की ओर जाने की ओर अग्रसर है, लेकिन हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि आज हम जागृत हैं। वो लोग सोए हुए थे इस अंधभक्ति में। आज श्रीलंका का हाल देख लो, वहाँ से जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे वो निकल चुके हैं, और हमारे वाले कब निकल जाएं कोई पता नहीं है, लेकिन हम वो समय नहीं आने देंगे। हम इनको निकलने नहीं, हमने इनको सत्ता से ही निकाल देना है, कि ये दिन वो नहीं आने देंगे हम। दूसरी ओर ये कहते हैं कि लोगों को दीपावली पे बेवकूफ़ बनाया जाता है कि चाइनीज़ माल का बायकॉट कर दो। बिल्कुल कहा जाता है ना, चाइनीज़ माल का टीवी में आ जाती है ऐड कि चाइनीज़ माल का बायकॉट करो। इनकी कथनी और करनी का अंतर बता रहा हूँ मैं। चाइनीज़ माल का बहिष्कार करो, हमारे दीपक खरीदो, हमारा वो खरीदो। जैसे किसानों की आमदन डबल होगी वैसे ही देश के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं, जबकि वो नीचे ही जा रही है। और मोदी जी ने, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर चाइना को मेट्रो ट्रेन का टायरों का जो वो था टेंडर था, ठेका था, किसको दिया? चाइना को। यार आप हमें कहते हो कि ये जो आप चाइना का जो माल है उसको बायकॉट करो, और ख़ुद आपके जो मंत्री हैं, आपकी सरकार है, वो चाइना को हमारी मेट्रो के जो वो टायर बनेंगे उनका ठेका दे रहे हो। ये कौन सी आपकी दोगली पॉलिसीज़ हैं कि जो आप कुछ अपने हमारे लोगों को कुछ और बोलते हो और आप कुछ और करते हो। मैडम सोनिया गांधी के लिए ये कहते हैं कि वो इटली से आई है, वो ऐसे है वैसे है। मैं पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी ने किससे शादी की है? कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं वो? ईसाई धर्म से, पारसी धर्म से। वो पारसी से शादी करके भी हिंदू हैं, और अगर सोनिया गांधी जी हिंदू से शादी करेंगी तो वो इटली वाली हैं, स्मृति ईरानी जी पारसी से करेंगी तो वो हिंदू हैं। ये कौन सी इनकी दोगली वो पॉलिसी है? मैं कह रहा हूँ देश जाग चुका है, अब देश का युवा जाग चुका है, देश की महिलाएं जाग चुकी हैं, देश के नौजवान जाग चुके हैं। इसलिए ये जो कल अंधभक्त आए थे, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी हिम्मत अब अग्निवीरों के बीच में बैठने की नहीं है, भाजपा के नेताओं की अग्निवीरों के बीच में बैठने की हिम्मत नहीं है, इसलिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। इनकी हिम्मत जो हमारे अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं उनके बीच में बैठने की नहीं है। इनकी हिम्मत हमारे जो PHE के डेली वेजर्स जिनको 30 दिन हो गए हैं उनके बीच में बैठने की नहीं है। आज जाके ये यही छुटपुट हरकतें कर सकते हैं, क्योंकि जनता से जो इनकी कनेक्टिविटी है वो टोटली कट चुकी है। इनकी कनेक्टिविटी सिर्फ फेसबुक पे, IT सेल पे सिर्फ बीजेपी जिंदाबाद, वो भी एक आदमी की 20-20 आइडियाँ बना के ये बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत है। अगर मजबूत हो तो सामने आओ, जैसे हमारी मैडम सोनिया गांधी ईडी के ऑफिस में बैठी है, हमारे श्री राहुल गांधी जी ईडी के ऑफिस में डट के बैठे हैं। आप में अगर हिम्मत है तो जाओ एस्पिरेंट्स के बीच में बैठ के दिखाओ, अपनी औकात दिखाओ कि कितनी औकात है आप में। जाके जाओ, जो हमारे डेली वेजर्स बैठे हैं उनके बीच में जाके बैठ के दिखाओ। सिर्फ बातें करने से देशभक्ति, जहाँ तालिब हुसैन को अपनी पार्टी ज्वाइन कराने से, जहाँ रियाज अहमद को अपनी भाजपा का वो पटा दिलवाने से ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं होता। अब आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सबसे करप्ट और सबसे बेकार पार्टी जो है वो भाजपा है, क्योंकि मैं तानाशाही का भी वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ बड़ी बार कि तानाशाही है देश में। मैं कह रहा हूँ कि तानाशाही है, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। पहली बार देश में आप देखो कि कभी भी किसी भी, मेरे को लगता है बाकी देशों में भी ऐसा नहीं होगा कि अभी किसी भी देश में बच्चा जन्म लेगा और वो टैक्स देने का हकदार हो जाएगा। सिर्फ एक हिंदुस्तान मात्र ऐसा देश है जिसमें ये भाजपा सरकार ने GST लगा दिया दूध पे। बच्चा पैदा होते ही दूध मांगता है, और जब वो दूध मांगेगा उसको वो GST वाला दूध मिलेगा जिस पे टैक्स होगा, जो पहले टैक्स नहीं था। जिन्होंने
पैदा होने वाले बच्चे पे टैक्स लगा दिया, और जो मरने वाला सामान था, मरने के बाद क्रियाक्रम का सामान था, उस पे जीएसटी लगा दिया। जमने से पैदा होने से लेके मरने तक आपने लोगों पे टैक्स थोप दिए। आपको तानाशाह कहें तो क्या कहें, मेरे को बताओ, क्यों ना तानाशाह कहें? ये तानाशाही तो है कि एक पैदा होने वाला बच्चा जिसको ये नहीं पता कि मैं किस दुनिया में आया हूँ, किस देश में आया हूँ, उस पर आपने टैक्स थोप दिया। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? और जो मरेगा, जो मर गया, उसको ये नहीं पता कि अब मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, उस पर आपने टैक्स थोप दिया। तो ये इसको तानाशाही ना कहें तो क्या कहें जनाब। दर्शकों, ये विशु डोत्रा है जो कांग्रेस के जिला महासचिव, काफ़ी बातें बोल चुके हैं और अभी भी एग्रेशन इनमें है, और जो कल किस चीज़ का एग्रेशन था वो भी इन्होंने बता दिया। अब विशु, समय भी काफ़ी हो चला है, तो अब जाने से पहले जो है, अब आप क्या कुछ ऐसी बात जो है वो रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टेट के लोग हैं, हमारी स्टेट की जनता अवेयर हो जाए, इन अंधभक्तों से थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि ये अंधभक्त अब फेसबुक पे ही दिखेंगे, जहाँ कभी कभार आपको किसी प्रदर्शन या धरनों के आसपास दिखेंगे। वैसे तो उनकी बीच में आने की हिम्मत नहीं है, और हिम्मत हम होने भी नहीं देंगे अब, क्योंकि इनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। भाजपा से ही ये जाते जाते सवाल पूछना चाहता हूँ, चंद सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई नेता इनका आए, इन सवालों पे आके जवाब दे दे। पहला तो ये कि इन्होंने 370 तोड़ के हमारे को स्टेटहुड का दर्जा छीन के यूटी बना दिया, और बाद में ताड़ियां बजाई। मेरे को बताओ, एक सेकंड क्लास के बच्चे को आपने फर्स्ट में बिठा दिया, और घर वाले कहते हैं कि मिठाइयाँ बांटो। ये कौन सा आपने वो बताया कि सेकंड क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास में बिठा के आप उसका मीठा मुँह करवा रहे हो? मीठा मुँह करो, ये अंधभक्त ही कर सकते हैं। लेकिन हमने तब भी आवाज़ उठाई थी कि हमारे लोगों को नुकसान होगा, उसका नुकसान आज हो रहा है। बिजली आपकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेट हो रही है। आपके जो डेली वेजर्स हैं उनको निकाला जा रहा है, नई नई पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको निकाला गया, उनका यूज़ एंड थ्रो किया गया उनको। अगर सरकार होती तो उनको एडजस्ट करती, कहीं तो कहीं एडजस्ट करती, चाहे उनको नीड बेसिस पे ही रखते, किसी तरह से रखते, लेकिन एडजस्ट करते उनको। लेकिन इनमें है ही नहीं। इन्होंने बस, इनको लूट मची है कि रावी से जो है ले जाओ, जो जम्मू कश्मीर में हमारे रिसोर्सेज हैं उनको लूट के ले जाओ, बस इसी पे है। दिया इन्होंने है जम्मू कश्मीर में शराब के ठेके लिए, यही इन्होंने दिया जम्मू के लोगों को, क्योंकि कम थे, इन्होंने बढ़ा दिए कि जम्मू के लोग जो हैं वो शराब क्यों नहीं पीते हैं। थोड़े से शराब पी के थोड़ा और नशे में आ जाएं, और थोड़ा और हमारे बीजेपी के नारे लगाएं, और हमारी भक्ति में डूब जाएं, क्योंकि इन्होंने यही दिया, और तो कुछ इन्होंने दिया ही नहीं है। स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दिलाएं, बताओ कब दिलाओगे? दूसरा सवाल मेरा ये है, आप कहते हो कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, मेरे को इस पर जवाब दे दो, तालिब हुसैन कौन है? तालिब हुसैन आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था या नहीं रखता था? रियाज अहमद आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था या नहीं रखता था? अगर रखता था तो आपने इन आतंकवादियों को अपनी पार्टी में किस बेस पे शामिल करवाया था? क्या कोई साजिश करवाने के लिए करवाया था? और ये मेरे को बताओ कि सोनिया गांधी जी से तो आपने सवाल पूछे, उन्होंने डट के जवाब दिए। अब आप वो दिन डिसाइड करके बता दो कि जिस दिन सत्यपाल मलिक जी ने ये कहा हुआ है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया ये रिश्वत है, एक फ़ाइल पास करने की ऑफ़र की गई है, उसकी जांच किस दिन करवाओगे सीबीआई से? वो डेट बता दो, क्योंकि आप डेटें मांगते थे ना कि हम डेट बताओ। अब मैं कहता हूँ सामने आओ। कल आप कह रहे थे कि सामने आओ, मैंने जवाब दे दिया कि वो ईडी के ऑफिस में, आप चश्मा उतारो भाजपा का, देखो वो सामने पूरे नेशनल मीडिया पे चल रहा है, वो छुप के नहीं बैठे हुए, और जितने दिन बुलाओगे सामने जाएंगे। और अगली बार इन चाचू की भी टिकट करवा देना। भाजपा वालों से निवेदन है कि वो भी वहाँ पे जाएं और देख लें कि मैडम सोनिया गांधी सामने है, जहाँ कहीं छुपी हुई है वो सामने बैठी हुई है। और ये जो गाली गलौज की राजनीति है, इसको भी थोड़ा सा ऐसे संस्कार ना दें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है वो देखती है, फॉलो करती है। और ये जो गाली गलौज कल उन बुज़ुर्गों ने निकाला है, वो एक अच्छी बात नहीं थी। अगर उन्होंने भाजपा से सीखा है तो प्लीज़ वो इन संस्कारों को छोड़ दे भाजपा के, क्योंकि ये अच्छे संस्कार नहीं है। आप कहीं से अच्छे संस्कार लो, हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हम बुजुर्गों की हमेशा रिस्पेक्ट करते आए हैं, चाहे वो आपके अडवाणी जी हो, चाहे आपके जोशी हो, हमने उनकी भी रिस्पेक्ट की है। हमने कभी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं किया है। दूसरी बात, मैंने ये पूछा कि ये जो SI में करप्शन हुई है, SI इसमें हुई है, वो पेपरों का घोटाला हुआ है, उसमें जो पेपर लीक हुए बच्चों के, उसमें कब आप जांच करवा रहे हो CBI की? कब आप सामने आ रहे हो? कल आप पूछ रहे थे सामने आओ, सामने आओ, कब आओगे सामने?
सत्यपाल मलिक जी ने सामने बोला है 1 करोड़ की रिश्वत ऑफर की है, करो ना सामने आके मुकाबला। तालिब हुसैन के लिए बोल रहे हैं कि वो मिलिटेंट है, सामने आके बताओ हमारी पार्टी के साथ उसका कनेक्शन है या नहीं है। क्यों छुपते हो, क्यों सवाल को घुमा के आगे ले जाते हो। और ये बताओ कब आप SI के जो ये घोटाले हुए हैं, करप्शन हुई है इनके एग्ज़ाम्स में, कब आप इसकी जांच करवाओगे। आपके इसमें रविंदर रैना जी कह चुके हैं कि कोई हमारी ही पार्टी का जो MLC है उनका कोई नेता शामिल है या ड्राइवर शामिल है। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि इन चीज़ों की कब जांच होगी और कब आप अपने नेताओं को सामने लाओगे। और जनता से यही अपील करूंगा कि सबकी सुनो और सबकी सुन के ये देखो कि कौन सही है कौन गलत है। जनता पे कोई दबाव नहीं है। भाजपा वाले चाहेंगे अगर जनता पे तानाशाही थोपने की तो कांग्रेस मैदान में खड़ी होगी जनता के हक में। कांग्रेस आपको कभी भी दबने नहीं देगी। आप कांग्रेस को चाहे वोट दो चाहे ना दो, लेकिन कांग्रेस आपकी सेवा में 24 घंटे 365 दिन रहेगी। ये मेरा वादा है आपसे। जय हिंद। तो दर्शकों, ये थे विशु अंडोत्रा, एक यंग डायनेमिक लीडर है और इन्होंने जो बातें रखी है, अब हम भी यही कहेंगे कि इन्होंने सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी से। साफ तौर पर अगर हम आपको बताएं तो जो भी अगर नेता अगर देना चाहता है जवाब तो बिल्कुल दीजिए, स्पष्ट रूप से जो है वो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जब फेसबुक पर जब सोशल मीडिया पर जब हम ये अपलोड करते हैं वीडियो। बस इसी तरह से बने रहिए कठुआ हलचल के साथ, और भी आपको मिलाते रहेंगे और भी शख्सियत के साथ, और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, और भी विभिन्न पार्टियों के जो है कार्यकर्ताओं के साथ। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कठुआ हलचल चैनल से। जय हिंद, जय भारत।